अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों हमने कंजम्पशन थ्योरीज सारी कर ली थी, लेकिन हम पढ़ रहे थे क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस। इसमें हमने इसके अनरियलिस्टिक assumptions देखे थे कि फॉर एग्जांपल इट assumes that a person know with certainty that what will be the size or the nature of his family in future, but or what will be the life expectancy of एक पर्सन को पता है एग्जैक्टली कि उसकी लाइफ क्या कितनी होगी, उसकी फैमिली कैसी होगी। इसके अलावा मतलब ये अनरियलिस्टिक assumption है, इसका एक क्रिटिसिज्म है। सेकेंडली देयर second assumption कि what will be the earning of a consumer during his working period. It assumes कि एक person को perfectly ये पता है exactly कि उसकी पूरी लाइफ के दौरान उसके वर्किंग पीरियड में उसकी कितनी अर्निंग्स होगी। ये भी अनरियलिस्टिक है। हाउ मच अ कंज्यूमर को बी एबल टू बारो एंड व्हाट विल बी इट्स कंडीशन, कि अपनी फ्यूचर इनकम की बेस पे या अपनी करंट इनकम की बेस पे, वेल्थ की बेस पे वो शख्स कितनी मनी बारो कर सकता है और उसकी क्या कंडीशन होंगी, ये भी उसे बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम है। एंड हाउ मैनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस consumer will have to face in future and how many social factor will be affecting consumer expenditures. लेकिन ज़ाहिर इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक शख्स को बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ ये बात पता हो। तो ये इसके assumptions जो हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। इसके अलावा इसके क्रिटिसिज्म में हम ये रह गया था सेकंड एक तो कि लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट हमने कंसिडर नहीं की थी। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट मीन कि आपके पास फ्यूचर में जितनी भी इनकम अवेलेबल हो, या फॉर एग्जांपल एक शख्स है उसके पास ज़मीन बहुत मौजूद है लेकिन उसकी सेल नहीं हो रही या उसको सेल नहीं कर पा रहा, उसकी बेस पे उसको लोन नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर है कि उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। मतलब ये कि उसके पास लिक्विड कैश नहीं है। तो इसी तरह अगर एक शख्स कौन सा है, ज़मीन तो चलो फिर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोन ले सकते हैं या आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक शख्स को फ्यूचर इनकम ये एक्सपेक्टेशंस हो कि उसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस में ये पढ़ा कि एक शख्स अपनी फ्यूचर इनकम को माइंड में रखते हुए अपनी पूरी लाइफ की जो कंजम्पशन है उसको स्मूथ आउट करता है कि किसी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ना हो, किसी टाइम पीरियड में बहुत कम ना हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिसिज्म, कि अगर एक शख्स को फ्यूचर इनकम एग्जैक्टली पता भी हो तो उसको उसकी बेस पे वो अभी लोन लेके, ज़रूरी नहीं कि उसको उसकी बेस पे उतना लोन मिल जाए जितना उस कंजम्पशन को स्मूथ करने के लिए उसे चाहिए, कि उसे पता हो कि इन फ्यूचर उसकी इनकम जो है उतनी लाखों में होगी, तो उसको सामने रखते हुए कोई और शख्स जो है उसको लोन दे दे। ज़रूरी नहीं कि ऐसा मुमकिन हो। And there is one more criticism, that is saving out of bequest and rather consumption, के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमने पढ़ा है कि उसका जितनी भी लाइफ में इनकम होगी वो सारी की सारी वो अपनी लाइफ में कंज्यूम कर देगा। बट ये बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो उनसे वही चाहते होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं। तो इसलिए उसकी जो कंजम्पशन है वो उसको सिर्फ लाइफ टाइम तक एंड कर देना ये भी गलत है। कुछ लोग उसके बाद के लिए भी सेव करके रखते हैं। और एक और पॉइंट जो इसके है कि इग्नोरिंग द इंटरेस्ट अर्न, कि उस अगर शख्स के पास लाइफ के बिगिनिंग में ही अगर काफ़ी ज़्यादा इनकम मौजूद हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसको सेव करे, उसको इंटरेस्ट अर्न कर ले, लेकिन इस पूरी थ्योरी में अर्न इंटरेस्ट का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। इसके क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट्स रहते थे। इसके अलावा ये जो कंपैरिजन ऑफ थ्योरीज है ये थोड़ा सा हमने देखा था, बाकी मैंने आपसे कहा था कि इसको देख लीजिएगा। एक तो इधर दिया हुआ है कि केन्स ने इसको कम्प्लीटली एक साइकोलॉजिकल लॉ कहा है, बाकी जो बाद की कंजम्पशन थ्योरीज हैं उनमें इतना ज़्यादा इसको साइकोलॉजिकल बेस पे नहीं देखा गया, बल्कि इसी बेस पे देखा गया कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, लेकिन इनकम के डिफरेंट डेफिनेशन दी गई हैं डिफरेंट थ्योरीज के दौरान। आप इसमें जो कंपैरिजन है उधर से तो आप देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा आप ये जो आपकी बुक है इसमें
इधर ये 17 चैप्टर है, लेकिन जो आपके पास हार्ड फॉर्म में बुक है उसमें ये आपका 16 चैप्टर आई थिंक सो। हाँ, इसमें मैंने कहने का पर्पज ये था कि उधर से डिटेल से पढ़ने के बाद आप एक दफ़ा यहाँ पे ये जो एंड पे दिया हुआ है कंक्लूजन, वो आप इस बुक से भी देख लीजिएगा। ये ना एक या दो पैराग्राफ हैं, 2 पेजेस हैं, जिसमें इसको बहुत कंसाइज करके ना दिया हुआ है। अभी इसके थोड़ा सा उस चैप्टर में से एक चीज़ देखने के बाद मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इसमें से क्या आपने देखना है। तो कंपैरिजन ऑफ कंजम्पशन थ्योरीज के बाद एक हमारी चीज़ जो रह गई थी इस चैप्टर में से, वो है रेशनल मैम ये एक्सपेक्टेशन। जो जी बच्चे। मैम जो ये जो कंजम्पशन थ्योरीज है, ये नोट्स से करनी है या 17 चैप्टर से करने हैं? मेरा नोट से करनी है, क्योंकि मैंने आपको नोट से ही करवानी है। वैसे अब 17 चैप्टर से करना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन पेपर इसके हिसाब से मैं बनाऊंगी, क्योंकि हमने यहाँ से डिटेल सीखी है। सिर्फ मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रही थी कि इनका कंपैरिजन यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप वो भी 2 पेजेस पढ़ लें तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज करनी इधर से ही। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप बेशक फिर उधर से ना देखिए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि वो ज़रा ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते होते हैं, तो उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। तो ठीक। नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो टॉपिक एक रह गया था वो है रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड कंजम्पशन, रैंडम वॉक थ्योरम। इन सब थ्योरीज के बाद इसमें एक एडिशन है जिसको हम रैंडम वॉक मॉडल ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। इसके बारे में अलबत्ता मैं यही कहूंगी कि आप इसको एक दफ़ा उस बुक से भी देख लें और एक दफ़ा इधर से भी देख लें। तो अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम थ्योरी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमने पीछे पढ़ा है कि फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर व्हाइल डिसाइडिंग देयर कंजम्पशन बिहेवियर नॉट ओनली कीप इन व्यू देयर प्रेजेंट इनकम बट आल्सो दोज इनकम व्हिच दे आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इन फ्यूचर। हमने इसमें ये पढ़ा कि वो फ्यूचर इनकम जो है उसको कंसीडर करते हुए, परमानेंट इनकम को सामने रखते हुए उनकी ट्रांजिटरी कंजम्पशन होती है, ट्रांजिटरी परमानेंट कंजम्पशन और परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम होती है। लेकिन ओवरऑल कोई भी शख्स अपनी फ्यूचर की इनकम को सामने रखते हुए, अपनी परमानेंट इनकम को सामने रख के अपनी कंजम्पशन जो होती है वो उसको डिसाइड करता है। तो जो उसकी फ्यूचर इनकम है उसके बारे में उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इफेक्ट करती है किस चीज़ को, उसकी करंट कंजम्पशन को। But according to random walk model, the expectation regarding permanent income are concerned with backward-looking expectation, as they are called adaptive expectation by Friedman. Backward-looking expectation, as they are called adaptive expectation by Friedman, ये क्या होती हैं कि आप अपना प्रीवियस जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको सामने रखते हुए, जैसा कि हमने फिलिप्स कर्व में पढ़ा था कि लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए वो उसी बात पे रहते हैं कि अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, ये मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, सिर्फ रियल वेजेस इंक्रीज हुई है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन अडॉप्टिव है। तो इस वजह से वो उस बिहेवियर को सामने रखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूम करते हैं, अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। लेकिन अकॉर्डिंग टू रैंडम वॉक मॉडल एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल कि लोगों की एक्सपेक्टेशन अडॉप्टिव नहीं होती, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो रैशनल एक्सपेक्टेशन होती हैं। और रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं कि आप अपनी सिर्फ प्रीवियस बिहेवियर गवर्नमेंट का, टैक्सेस का, मनी सप्लाई का, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, या अपनी जॉब के दौरान इनकम मिलने और ना मिलने का सामने नहीं रखते, बल्कि आप जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है आप उसकी हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन रैशनल होती है। ये हमने फिजिक्स का में पढ़ा है कि जब एक्सपेक्टेशन रैशनल हो तो आप कंज्यूमर को या ओवरऑल पॉपुलेशन को एक दफ़ा तो आप इस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं कि अच्छा जी, आपने मनी वेजेस इंक्रीज किए हैं, लेकिन लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि अच्छा जी हमारी रियल वेजेस इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स परमानेंटली आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा अडॉप्टिव नहीं होती, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रैशनल एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू रैंडम मॉडल भी कि लोगों की एक्सपेक्टेशन अगर अडॉप्टिव ना हो, वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस हो, तो आप इसकी इम्प्लीकेशन असल में ये है कि लोगों के लिए रैशनल एक्सपेक्टेशंस को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी फ्यूचर या परमानेंट इनकम एग्जैक्टली कैलकुलेट की हुई होती है। उनकी जो कंजम्पशन है वो इस तरह से, उनकी अचानक उनमें चेंजेस नहीं आती।
مثلا forward looking expectation which have attach this consumption behavior with the assumption of rational expectation. We note that the assumption of rational expectation states that people depends upon all the available information while predicting about future. Therefore, these expectations may have an impact on the consumption behavior of the people. प्रोफेसर रॉबर्ट हॉल, ये जो रैंडम वॉक मॉडल है ये रॉबर्ट हॉल ने प्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम. He was the first economist who presented the implication of the rational expectations for consumer behavior. He was of the view that if a permanent income theory is true and people have rational expectations, then changes in consumption over time cannot be predicted. उनका उसका मतलब ये था कि अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन रैशनल है तो वो सारी फ्यूचर इनकम जो चेंजेस आने वाली हैं वो सारी की सारी पहले ही कंसिडर करके वो अपनी इनकम एडजस्ट कर चुके हैं. इसके बाद भी अगर उनकी इनकम में कोई चेंज आता है तो कोई ऐसा चेंज होगा जो 100% अनप्रिडिक्टेबल है, कोई जिसको ना तो गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट किया हुआ है लोगों की इनकम में आने वाले. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये कोरोना का जो अभी आया टाइम पीरियड में बहुत सी लोगों की इनकम अचानक कम हुई, लेकिन किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था. बेशुमार कंट्रीज में अगर किसी जगह कहा भी जाए कि कुछ लोगों को पता था, लेकिन ओवरऑल किसी ने भी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ था. इससे अचानक जो इनकम में चेंजेस आई और इनकम से अचानक चेंजेस आने से लोगों की कंजम्पशन में चेंज आई वो प्रिडिक्टेबल नहीं थी. और कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें आने वाली चेंजेस को आप प्रिडिक्ट ना कर सके, इट इज सेड दैट द वेरिएबल हैज अडॉप्टेड रैंडम वॉक. ये वर्ड रैंडम वॉक है, ये इकोनोमेट्रिक्स में ज्यादा यूज होता है कि रैंडम वॉक मॉडल में, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक्स में ये वर्ड यूज होता है कि कोई भी वेरिएबल जिसमें आने वाली चेंजेस आप प्रिडिक्ट ना कर सके उसे कहते हैं द वेरिएबल हैज अडॉप्टेड रैंडम वॉक. So, according to the Professor Hall, the combination of permanent income theory and the rational expectation shows that the random walk is associated with consumption expenditures. He explains it as according to permanent income theory, fluctuations occur in income of the consumer, and it is the effort of each consumer that it can smooth out its consumption expenditure over time. But at some particular time, when a consumer makes decision regarding consumption, they will keep in view those lifetime income which they expect at present. But with the passage of time, consumers change their consumption because they receive such like news, whereby they bring changes in the expectation. For example, if any consumer gets an unexpected demotion in job, he will decrease his consumption. यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड डिमोशन इन जॉब विल लीड टू इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा. while the unexpected promotion in job will decrease, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इनसे गलती हो गई है. जहाँ पे प्रमोशन हुई है वहाँ पे ये आना था he will increase his consumption, और जहाँ पे डिमोशन है वहाँ पे आना था decrease his consumption. All this means when the lifetime income cannot be predicted, the surprises will remain attached with consumption. If all the consumer would be using all the available information optimally, all the surprises could not be predicted. Consequently, the changes in consumption cannot be predicted. इसमें अब ये है कि जो रैंडम वॉक मॉडल है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है ना कि छोटा सा मॉडल है, लेकिन असल बात ये है कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन इसकी जो सी है वो इम्पोर्टेंट है. वो किस तरह से कि अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि नेक्स्ट ईयर वो कोई टैक्स कट लगाएंगे और लोगों की कंजम्पशन नेक्स्ट ईयर डिक्रीज होनी चाहिए, तो अगर लोगों के पास ये न्यूज़ पहले से आ गई है कि नेक्स्ट ईयर में टैक्सेस इंक्रीज होंगे, तो अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम थ्योरी वो अपनी कंजम्पशन को अभी से कम करना शुरू कर देंगे ताकि नेक्स्ट कमिंग ईयर में उनको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम ना करनी पड़े. इस तरह जब अगला साल आएगा, however in the next year when the tax rise is implemented, the consumption will not decrease as they are not getting any news. क्योंकि अगले साल उनके लिए कोई न्यूज़ नहीं होगी. अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड रैंडम वॉक मॉडल उन्होंने पहले ही इस चेंज को एक्सपेक्ट कर लिया हुआ था. So if people have rational expectations, the policy makers not only influence the economy through its action, but these policy actions also affect the expectations of the people, and these expectations also affect the economy. However, the expectations cannot be observed directly. सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि आप ये देख रहे हैं कि आपकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन आपकी इकोनॉमी के रिस्पॉन्सेज डिपेंड किस चीज़ पे कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन पे. पर एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. So it is difficult to know that what type of changes will occur in aggregate demand as a result of change in fiscal policy. ये most important implication है random walk model की. इसमें ये आप अपनी बुक में अगर 16 चैप्टर है आपकी बुक में दूसरे वाली हार्ड बाइंडिंग में, तो उसमें आप निकालेंगे और आपने
17.5 ये टॉपिक है रॉबर्ट हॉल एंड रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। जो चीज़ें हमने अपने नोट्स में पढ़ी हैं एग्जैक्टली वही हैं, लेकिन इधर ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगा कि क्लियर करके दी हुई है। आप लोग इसको इधर से भी देख लीजिएगा, उधर से भी। किसी को उधर से अकेले से समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी इधर से एक दफ़ा पढ़ने में बच्चों कोई हर्ज नहीं है। 17.5 रॉबर्ट हॉल एंड रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। उसके बाद द हाइपोथेसिस है क्या? It is, according to economist Robert Hall, was that he showed that if the permanent income hypothesis is correct and if the consumer have rational expectation, then changes in consumption over time should be unpredictable. When changes in a variable are unpredictable, the variable is said to follow a random walk. इसको आप माइंड में रखें, मैं fill in the blanks भी ये पूछ सकती हूँ मल्टीपल के। When changes in a variable are unpredictable, the variable is said to follow a random walk. According to the Hall, the combination of permanent income hypothesis and rational expectation implies that the consumption follows a random walk. तो इसको आप अंडरस्टैंड पढ़ लीजिएगा, बच्चों को समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी भी आप पूछ सकते हैं। हाइपोथेसिस आपने पढ़ना है, उसकी इम्प्लीकेशंस अच्छे तरीके से पढ़नी है कि if a consumer obey the permanent income hypothesis and have rational expectations, then only unexpected policy changes influence consumption. These policy changes take effect when they change expectations. क्या पॉलिसी चेंजेस के जरिए इकोनॉमी को, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं इकोनॉमी के, लेकिन आप उन्हें सिर्फ उस सूरत में यूज कर सकते हैं जब आप उनके जरिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर सकें। एक्सपेक्टेशन चेंज होंगी तो बिहेवियर चेंज होगा। और नेक्स्ट आपने इसमें से 17.7 ये कंक्लूजन जो है इसको, और उसके बाद ये समरी जो सी है इसको देख लीजिएगा। ये बुक आप सबके पास मौजूद है। एनी क्वेश्चन? नो मैम। मोहम्मद अली ने कहा है ना नो में। यस मैम। बस ठीक है, अब अगले सारे सवालों की जवाब मोहम्मद अली देगा। मैं अभी पूछने लगी। मैम जो 17.A और 2 कह रही हैं आप, वो बुक से याद करना है? आप पहले से बुक से पढ़ेंगे ना, फिर आप उसे नोट्स से पढ़ेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि दोनों में एक ही चीज थी जहाँ से दिल आप याद करना। मेरा सिर्फ मकसद नोट्स मैंने कंजम्पशन थ्योरीज के निकाले थे, लेकिन जो आप पॉइंट बोल रही हैं वो उधर नहीं है। अभी मैं आपके सामने तो खोले हुए थे कंजम्पशन थ्योरीज के नोट, उसमें थे तो सही। अभी मैं वहीं से तो आपको करवा रही थी, आपने देखे नहीं स्क्रीन पे? आपने जहाँ वो थ्योरी का करवाया था ना, वो रैंडम वॉक वाला, वहां से आगे ना एक और मॉडल आ रहा है, बैकग्राउंड उसकी पहले एडिंग है, बैकग्राउंड ऑफ द मॉडल। अगर बच्चों आपके पास कोई चीज मिसिंग है ना, तो इसी वजह से मैंने आपको ये नोट सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप किए हुए हैं ना। कोई और बच्चा बोल के बताए। यस मैम, मैं उधर से ही यस रीड मैम। कर रही थी, तो वहाँ रैंडम ऑफ वॉक से आगे जो टॉपिक आ रहा है ना, उसमें है बैकग्राउंड ऑफ द मॉडल, उसकी अगली हेडिंग ये है। एक मिनट बच्चे, बच्चे वो अगली हेडिंग जो लिखा हुआ बैकग्राउंड ऑफ द मॉडल, वो नेक्स्ट मॉडल है द एमआईटी यूनिवर्सिटी है। PENN जो है ये भी एक इदारे का नाम है जो कि है द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलोनिया कैली। और ये SSRC जो है ये इदारा है, इसका नाम क्या है? सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। इन तीनों की को मिला के नजर आपको मैं रुके मिलकर स्क्रीन भी आपको शेयर करके दिखा देती हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? नो मैम, नहीं आ रही अभी। मैम अभी तक प्रोसेसिंग में ही है। चलिए जब नजर आई बताइए। जी मैम होगी, जी मैम होगी शो।
तो बच्चे ये शेयर होगी। तो ये बच्चे आप कह रही है ना, ये जो लड़की सवाल पूछ रही है, द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडल, ये जो सामने नजर आ रहा है। मैम ये मैं यही पूछ रही थी कि आप कह रही थी 7.2, तो बच्चे वो उसमें मैंने ये वाली आपको हेडिंग बुक से आती कह है रही या? थी, उसमें ये वाली हेडिंग नहीं आती। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हेडिंग से चीजें समझ नहीं आती, चीजें समझने से समझ आती हैं। ये जो कुछ लिखा हुआ है ऊपर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसे MPS पे सिंपली कहते हैं। ये कंजम्पशन का एक और न्यू मॉडल, ये एक और थ्योरी है जो कि मैंने आपको नहीं करवाई। मैंने आपको इससे पीछे पीछे करवाया है इस बुक से। और इस बुक में यानी आपके जो नोट्स हैं उनसे, इन नोट्स में यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है सिवाय इसे कि रेशनल एक्सपेक्टेशंस, ये पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ परमानेंट इनकम है, बस ये पीछे था। रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड कंजम्पशन, रैंडम वॉक थ्योरम, इस एक हेडिंग के अंदर वो सब कुछ दिया हुआ है। जबकि अगर आपने इसको अपनी बुक से देखना हो तो सॉफ्ट कॉपी में मैंने जो आपको बुक दी है उसमें ये 17 चैप्टर है। जो हार्ड फॉर्म में आपको इस बुक है उसमें ये 16 चैप्टर है। और उसमें ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप किताब खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें हेडिंग्स बनी हुई हैं। पहली हेडिंग है 17.5 में रॉबर्ट हॉल एंड द रैंडम वॉक मॉडल। और ये यहाँ से आपको पता ही है, जब मेन हेडिंग से सब हेडिंग स्टार्ट होती है तो ये देखिए उसके पीछे नंबर नहीं होता। द हाइपोथेसिस, आपको अपनी बुक का पैटर्न अब तक कुछ पता चल ही गया होगा। उसके बाद इम्प्लीकेशन उसी मॉडल की, ये, और उसके बाद ये केस स्टडी आप पढ़ लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंड पे मैंने कहा इस चैप्टर का इधर से कंक्लूजन देख लीजिएगा। तब आप किताब खोलेंगे, फिर भी समझ ना आए फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। बच्चों और कोई क्वेश्चन? ठीक है मैम, समझ आ गई। चलें ठीक है बच्चों, और किसी ने कुछ पूछना है? यार मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा, 22 बच्चे हैं क्लास में। ओके मैम, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह